हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज द बिजनेस लॉ, जो कि रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए एंड बीकॉम। और हमारा जो चैप्टर है दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वी कुड से द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिसके द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग करेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, और ये जो हमारा चैप्टर है दिस इज 8th चैप्टर। तो आज हम इसके अंदर जो फोकस करेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का स्ट्रक्चर कोर्स बीकॉम एंड बीबीए के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं। देखो, यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब होता है मुक्त हो जाना, रिलीज हो जाना। हिंदी के अंदर इसका जो अर्थ होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कब डिस्चार्ज होता है या टर्मिनेट होता है, जब इस कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट्स और ऑब्लिगेशन ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है वो खत्म हो जाते हैं। या इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट करते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो फुली परफॉर्म हो गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज जो इसके तहत राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो खत्म हो जाती हैं। जैसे ए जो है बी से कहता है कि आई प्रॉमिस टू सेल माई स्टीम कार फॉर ₹1,00,000। बी रिप्लाई डेट आई प्रॉमिस टू पे ₹1,00,000। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन जो है, क्योंकि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन जो है एस्टेब्लिश हो गया। तो ये कब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन जो है खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, दैट इज नोन एज ए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देर आर डिफरेंट वेज जिसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होता है। These are the different modes discharge by agreement, जिसको सेक्शन 62 एंड 63 डील करता है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, जिसको सेक्शन 62 एंड 63 डील करते हैं। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है पार्टीज क्रिएट करती हैं जिनके द्वारा उनके अंदर एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और उसी तरह क्या होता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट किए जाते हैं, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस के बिना भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उसकी जगह पे कोई और एग्रीमेंट हो सकता है जिसके द्वारा क्या होता है कि राइट्स और ऑब्लिगेशंस को हम खत्म करते हैं। तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म करके उसकी जगह पे हम दूसरा एग्रीमेंट जो है एंटर करते हैं। तो जो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है इसके जो मोड्स हैं, नवेशन है, ऑल्ट्रेशन है, रिसेशन है, रिमिशन है, वेवर है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन है, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नवेशन का मतलब होता है न्यूनेस। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह पे जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह उसको रिप्लेस करके हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, तो उसको हम नवेशन कहते हैं। इट मीन्स दैट देयर बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट, कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह पे हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। और ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है ये सेम पार्टीज के बीच में भी हो सकता है और टू डिफरेंट पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रेशन है इसके पीछे, म्यूचुअली बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। इट इज ए ट्रांजेक्शन। ये देखो, नवेशन जो है शुड अकर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। तो यहाँ पे जो भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज थी उनकी कंसेंट के साथ क्या है कि इसको रिवोक किया जाता है और उसकी जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और उसके साथ हमने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है इट शुड बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। अगर ये वैलिड और इन्फोर्सेबल नहीं है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही जो है ऑपरेट करता है। When a new contract is formed to replace the
existing one, then we say it is the novation. और नोवेशन जो है टू वे में अगर हो सकता है, न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। जैसे एक्स ने वाई के पैसे देने हैं और एक्स वाई जेड के बीच में एग्री होता है कि अब वाई जो है जेड को डेटर एक्सेप्ट करेगा इंस्टेड ऑफ एक्स। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज एक्स एंड वाई के बीच में था, अब जो नया एग्रीमेंट है जिसमें एक्स की जगह पे जेड आ जाता है, तो अब वो जेड एंड वाई के बीच में है। तो यहाँ पे पार्टीज आ जाती है, जैसे जेड न्यू पार्टी है, न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। और सेकेंड नोवेशन इस तरह से भी हो सकता है कि जो पार्टीज में सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन, तो पार्टी जो है ओल्ड वन की जगह पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकती है, पार्टी सेम रहती है। तो नोवेशन इस तरह से अकर हो सकता है जिसमें पार्टी भी चेंज हो सकती है या पार्टी सेम रहती है, बट जो एग्रीमेंट है वो उसकी टर्म्स एंड उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट आ जाता है। तो दीज आर द एसेंशियल ऑफ द नोवेशन। नोवेशन अकर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर वो इन्फोर्सेबल नहीं है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्टेंस में रहेगा। और उसी तरह क्या है कि जब हमने नए कॉन्ट्रैक्ट को पुराने की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमने उसकी परफॉर्मेंस से पहले करना है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट से पहले करना है। The agreement to substitute the new contract for the old one must be made before the expiry of the time of performance of the old contract. ऑल्ट्रेशन, देखो ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि पार्टीज चेंज नहीं होती, सिर्फ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होती हैं उनमें वन या उससे ज्यादा में चेंज आती है। ऑल्ट्रेशन भी तभी वैलिड है अगर ये सब पार्टीज की रजामंदी से होती है, उनकी कंसेंट के साथ होती है। देयर इज ए चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट नो चेंज इन द पार्टीज। जैसे एक्स जो है वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसको 1000 बेल्स ऑफ कॉटन जो है उसके वेयर हाउस पे 1 जुलाई 1980 को सप्लाई करेगा। बाद में एक्स और वाई जो है वो डेट ऑफ डिलीवरी को पोस्टपोन कर देते हैं 1 सितंबर 1980। तो यहाँ पे देखो उन्होंने टर्म्स जो है उसको चेंज कर दिया है, तो इसको हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पहले भी एक्स वाई के बीच में था, अब भी एक्स वाई के बीच में है, सिर्फ इसकी जो डेट ऑफ डिलीवरी है वो चेंज की गई है। उसी तरह रिसेशन, जिसको कैंसिलेशन भी कहते हैं और जिसको सेक्शन 64 डील करता है। इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसाइन, रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल करना। अगर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल करना है, रिवोक करना है, तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट एंड कंसिडरेशन से उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जा सकता है। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर दी फॉलोइंग वेज जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कैंसिल किए जा सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है कि अब इसको परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या एग्रीव्ड पार्टी होती है जो सफर करती है। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टीज हैं, ए जो है ब्रीच करती है, ब्रीच का मतलब होता है कि उसको परफॉर्म नहीं करती। तो एग्रीव्ड पार्टी, जैसे यहाँ पे ए ने ब्रीच किया है तो बी जो है दैट इज द एग्रीव्ड पार्टी, उसको वो कैंसिल कर सकती है। द एग्रीव्ड पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसका एक राइट है कि वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है। Where a party has committed a breach of the contract, the aggrieved party can resign the contract, बट उसके साथ उसका ये राइट जो है इफेक्ट नहीं होता, वो राइट उसको अवेलेबल होता है विदाउट एनी वे इफेक्टिंग हिज राइट ऑफ गेटिंग कंपनसेशन फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसी तरह वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है तो वो भी इसको जो है कैंसिल कर सकती है। रिमिशन, रिमिशन को सेक्शन 63 डील करता है। इट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना ड्यू था उससे कम डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली जाती है। इट इज ए यूनिलेटरल एक्ट ऑफ प्रॉमिस डिस्चार्जिंग एट हिज विल एंड प्लेयर ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द अनदर। जैसे ए ने जो है बहुत सारे पैसे बी के देने हैं, सी जो है ऑफर टू पे लेसर सम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ पीस क्लेम ऑन ए। सी जो है वो कहता है कि जो आपने बी से पैसे लेने हैं इसको कम अमाउंट में आप सेटिस्फाई कर दो, और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो उसकी एक्सेप्टेंस है दैट वाज इन फुल सेटिस्फेक्शन। बी जो है वो बैलेंस उससे क्लेम नहीं कर सकता। मान लो जैसे ए ने जो है बी के 10,000 देने हैं और सी कहता है कि आप 8,000 ले लीजिए, और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जो है
वो अब जो रिमेनिंग 2000 है वो ए से क्लेम नहीं कर सकता, तो इसको हम रिमिशन कहते हैं। वेवर होता है कि जैसे ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मे वेव हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी है वो अपने राइट छोड़ देती है, तो दूसरी पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो इसको कंस्टिट्यूट करने के लिए ना तो एग्रीमेंट ना कंसिडरेशन इज नेसेसरी। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट करनी थी, बी उसको कहता है कि तू मेरी पिक्चर पेंट ना करना, तो ए की कोई जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो गई है। अब वो पिक्चर पेंट करने की जो उसकी ऑब्लिगेशन थी दैट वाज पुट टू एन एंड। उसी तरह ऑन अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेस देन व्हाट इज ड्यू अंडर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अकॉर्ड का मतलब है कि जितना ड्यू था उससे कम जो है एक्सेप्ट करना। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है कि जब वो पे कर दिया जाता है, पेमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ स्मॉलर ऑब्लिगेशन। अकॉर्ड जो होता है अनइनफोर्सेबल होता है, बट अगर सेटिस्फेक्शन है तो ये जो है प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन से मुक्ति हो जाती है। जैसे ए ने बी के 2000 देना है और बी एक्सेप्ट कर लेता है 1750 इन फुल सेटिस्फेक्शन। अब देखो ए ने जो ऑफर दी है 1750 की, तो ये अकॉर्ड है, और जब वो पेमेंट कर देता है तो दैट इज सेटिस्फेक्शन। जैसे ए ने बी को ऑफर किया कि आप 175 ले लो, बाकी आप मेरे से मत लेना, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो दैट इज अकॉर्ड, और जब ए उसको पेमेंट कर देता है तो दैट इज सेटिस्फेक्शन। उसी तरह डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली परफॉर्म कर देते हैं। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए ने बी की पिक्चर पेंट कर दी और बी ने उसको पैसे दे दिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म दिस परफॉर्मेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके तहत वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म कर देती हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है कि देखो, जब प्रॉमिसर हैज ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, बट ये प्रॉमिस ही उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि जो उसने अपनी परफॉर्मेंस को टेंडर किया है, उसने मतलब कहा कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। उसी तरह डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंसॉल्वेंस, मर्जर, ऑल्ट्रेशन एंड डेथ, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे।